थोड़ा जो गुजरात की राजनीति को समझता हूँ, गुजरात के लोगों के संपर्क में हूँ अभी। तो जो मुझे हार्दिक पटेल के जाने से दुख नहीं हुआ, मुझे दुख ये हो रहा है कि लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को एक ऐसे समय छोड़ रहे हैं जब कांग्रेस को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जैसे हार्दिक, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी तीनों एक ही लगभग उम्र के लोग हैं और एक साथ इन्होंने कांग्रेस को उम्मीदें दी थी गुजरात में। तो अल्पेश ठाकुर भी चले गए बीजेपी में, हार्दिक पटेल जाने की तैयारी में है। जिग्नेश मेवानी हैं अभी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी अलग है। वो पत्रकार हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। हमको एक इस पूरे, जो मैं सुनीलम जी को देख रहा था कि सुन रहा था कि हमको दोनों तरफ से देखना चाहिए। तो मैं केवल एक ही तरह से देख रहा हूं कि अभी काफी लोग जा सकते हैं कांग्रेस से आगे भी। और जैसे जैसे 2023 के गुजरात के चुनाव और मध्य प्रदेश के, आप देखिए कि लोग कहाँ से जा रहे हैं छोड़ के और कौन लोग जा रहे हैं। गुजरात को हमको अलग करके देखना चाहिए थोड़ा सा। गुजरात बहुत इम्पोर्टेंट प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह जी के लिए। और गुजरात में बीजेपी की स्थिति कोई बहुत शानदार नहीं है। मतलब कई कारण हैं उसके। और पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने जितना बढ़िया प्रदर्शन किया था, आज के मुकाबले स्थिति कोई गुजरात में बेहतर नहीं थी पिछले चुनाव के दौरान 2018 में भी। पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ये बात अलग है कि कांग्रेस से काफी लोगों को फिर बीजेपी ने ले लिया अपने पास। हमको क्या देखना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम से? प्रमोद कृष्ण के बारे में मेरी कभी कोई राय, मैं उनको टीवी पर देखता रहता था, सुनता रहता था। कभी उनकी मैंने आक्रामकता नहीं देखी टीवी की डिबेट्स में। और उनकी पर्सनैलिटी में भी कोई मुझे इस तरह का कोई आकर्षण नहीं लगा कि वो, उनको कांग्रेस का प्रवक्ता बनाना चाहिए। ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि उनको क्यों बनाया। और अब ये भी देखना चाहिए कि उनके जाने से उत्तर प्रदेश में क्या नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कि उनके जाने से कोई नुकसान होगा। उनके रहने से फायदा हो सकता था, वो बने रहते तो कुछ फायदा देते। पर जाने से कोई नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है वो हो गया है। विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस की क्या स्थिति हुई। और उस चुनाव में अगर प्रमोद कृष्ण जी के रहते हुए कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, तो उनके रहते हुए अब कोई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं होगा। मैं, जो विपक्ष की राजनीति के बारे में जो एक बात कही गई, कि मैं ये मानता हूं कि विपक्ष की राजनीति का ये सही समय है। और कांग्रेस का अब तक जो पराभव हुआ है, पतन हुआ है, उसका भी कारण यही है कि ये जिन लोगों पर दाव लगाते रहे, जैसे पंजाब के बारे में कहा गया, सुनील जाखड़ जी के जाने को एक बड़ा लॉस बताया गया। मैं उसको एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले जिस तरह के वो बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, तो ये तमाम लोग जिनको आप बहुत मजबूत मान रहे थे, वो तमाम लोग कांग्रेस को खोखला कर रहे थे। तो ये एक मौका तो ये है। देखिए, ये हम लोग चूंकि आज के ज़माने में बात कर रहे हैं, जब बीजेपी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जी देश में एक पार्टी की हुकूमत की तरफ बीजेपी को ले जा रहे हैं, तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका, उसको करने का एक ही तरीका हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय पहचान है, जिसके पास लोग हैं, 6 राज्यों में मुख्यमंत्री इस समय कांग्रेस से आए हुए लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में।
जिसमें त्रिपुरा भी है, असम भी है। तो बीजेपी के पास अपना कोई टैलेंट बैंक नहीं है और कभी रहा भी नहीं है। उनके पास आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और समर्पित लीडर्स हैं, पर कांग्रेस के पास जो लोग हैं नेतृत्व करने वाले देश को, वो नहीं है। तो इसीलिए वो तोड़ तोड़ के ले रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने जो सरकारी बंगला है उसको महल के रूप में कन्वर्ट किया है। पूरे के पूरे अगर फोटो देखें आप, तो वो ग्वालियर के महल की प्रतिरूप दिखता है। तो हो सकता है आगे चल के ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश की कमान, क्योंकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी पिछली बार, कई ऐसे राज्य हैं वहां पर बीजेपी की हार का बड़ा कारण ये था कि वहां मुख्यमंत्री बदले नहीं गए थे। उनमें छत्तीसगढ़ भी है और मध्य प्रदेश भी है। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। उनमें झारखंड भी है, जहाँ रघुवर दास को नहीं बदला, शिवराज सिंह को नहीं बदला, रमन सिंह को नहीं बदला। तो और जिन राज्यों में बदल दिया बीजेपी ने फटाफट, दो दो तीन तीन बार बदल दिया। अभी त्रिपुरा में बदला, वो एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, साहा जो हैं, मानिक साहा, ओरल सर्जन है, मैग्जोफेशियल सर्जन है, उनको रखा है वहाँ। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि वो बेमुरवत लोगों को हटा रही है और अच्छे लोगों को ला रही है। वो अच्छे लोग बाजार में कहीं से मिले, वो उसको परहेज नहीं है। और कांग्रेस जो है अपने अभी अहंकार में डूबी हुई है। उसको देखिए, ये आप लोगों ने जिक्र किया अभी, इस आदमी का, इन व्यक्ति का जिक्र नहीं किया, गणेश घोगरा का। उदयपुर में अभी ये चिंतन शिविर हुआ। घोगरा जी, गणेश घोगरा जी राजस्थान स्टेट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और डूंगरपुर से एमएलए हैं, और वो गहलोत, अशोक गहलोत के नजदीक के आदमी हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी उपेक्षा होती है। वो गहलोत साहब के नजदीक काफी माने जाते हैं। मेरी उपेक्षा की जाती है और प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता जब मैं जनता की समस्याएं लेके जाता हूं। ये हैंडलिंग का मामला है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने जो आरोप लगाए हैं, वो इतने घटिया आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर कि धारा 370 के मामले में, अयोध्या के मामले में, जीएसटी के मामले में, नागरिकता कानून के मामले में कांग्रेस ने रोड़े अटका है। ये उनके आरोप हैं। उनके आरोप ये नहीं है कि उनकी उपेक्षा की गई या अपेक्षा की गई। उन्होंने वैचारिक स्तर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। तो हार्दिक पटेल के जाने को एक इस लिहाज से भी देखिए कि पाटीदारों में, गुजरात के पाटीदारों में अभी काफी नेतृत्व परिवर्तन हो गया है चीजों को लेकर, और कुछ नए लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं वहां। और वो हार्दिक पटेल के रहते वो कांग्रेस को मदद नहीं कर सकते थे। तो वो लोग कांग्रेस में पटेलों के बीच एक नए किस्म की लीडरशिप आ रही है। पर एक धक्का तो लगता है, एक जनता के बीच में इमेज तो जाती है कि प्रमोद कृष्ण जी चले गए, हार्दिक पटेल चले गए, गोगरा चले गए, और भी कई लोग चले जाएंगे कांग्रेस से। तो कांग्रेस का क्या होगा? क्या कांग्रेस बचेगी कि नहीं बचेगी? विपक्ष की राजनीति कौन करेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा, ये एक तरीका अभी चल रहा है, बातचीत चल रही है। बीजेपी का बहुत स्पष्ट खेल है कि अगर कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता तो लीडर मुक्त कांग्रेस को कर दो, कांग्रेस को नेतृत्व मुक्त कर दो। और उसमें जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन सी पदयात्रा, कौन से बूथ पर लोग रहेंगे, कौन काम करेगा? क्योंकि जितनी बार कांग्रेस अभी टूट रही है उससे ज्यादा बार कांग्रेस इंदिरा जी के जमाने में टूटी है। उस समय तो बड़े बड़े स्टालवर्ट्स टूट के गए हैं, और जाने वालों में और वापस आने वालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और माधवराव सिंधिया भी हैं, जैसे लोग भी हैं।
वो गए भी आ गए, अर्जुन सिंह जैसे लोग भी थे, एनडी तिवारी जैसे लोग भी थे। अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें कि 6 बार 7 बार 8 बार जो टूटी कांग्रेस, तो उसमें तमाम बार बड़े बड़े लोग टूट कर गए। तब में और अब में फर्क ये है कि तब नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी विपक्ष में था नहीं जो देश को सत्ता में रहते हुए एक पार्टी की हुकूमत की तरफ देश को ले जा रहा हो। तो इस समय चुनौती बहुत बड़ी है। तो जो लोग जा रहे हैं बीजेपी में, वैचारिक मतलब हार्दिक पटेल क्यों जा रहे हैं ये समझना चाहिए। उनके ऊपर मुकदमे हैं इसलिए जा रहे हैं, कि वैचारिक मतभेद हैं इसलिए जा रहे हैं, कि दोनों के कारण जा रहे हैं, कि उनको अगर गुजरात में महत्व नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। गुजरात के का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा था, जबकि पाटीदार वोट रिजर्वेशन को लेके हार्दिक पटेल ने जो आंदोलन चलाया था बहुत ही बड़ा आंदोलन था। और उसमें जिस तरह से अहमदाबाद में लोग आए थे, लोगों की मौतें भी हुई और ये उभरे वहां। उसके बाद क्या हुआ, हार्दिक पटेल कहाँ चले गए, उन्होंने क्या किया। तो हार्दिक पटेल का कंट्रीब्यूशन गुजरात की राजनीति में या पाटीदार, एक जैसा अभी शायद किसी ने कहा, मेरे को स्मरण नहीं है, कि उन्होंने क्या मांग की पाटीदार समाज के लिए, पाटीदार कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात की। बहुत ही एफ्लुएंट कम्युनिटी है गुजरात में पाटीदार समाज, कोई दलित तो है नहीं, वो पिछड़े वर्ग भी नहीं है और अल्पसंख्यक भी नहीं है, उनके लिए वो मांग कर रहे थे। तो उनकी मांग इसलिए कर रहे थे और वो मांग में वजन इसलिए था कि जो सौराष्ट्र का इलाका है या साउथ गुजरात का इलाका है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। और वहाँ पार्टी की कोई जैसे सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार भी कांग्रेस को जो मिली थी वो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात और इन तमाम जगहों से मिली थी। तो नॉर्थ गुजरात के प्रति या बीजेपी के प्रति या मोदी जी के प्रति वहाँ नाराजगी है। तो इसलिए लगता है बीजेपी को कि इस बार तो जीतना जरूरी है। 2024 के पहले अगर गुजरात में धक्का लग गया तो वो बहुत बड़ा मोदी जी की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। इसलिए आप एक चीज और देखिएगा कि हार्दिक पटेल हो या शंकर सिंह वाघेला हो या और तमाम लोग हों, आप देखते जाइए अभी गुजरात में काफी लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वहां का मतदाता क्या कहता है, वो मतदाता भी बीजेपी में शामिल हो रहा है क्या, हमको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। हम नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को मतदाताओं का बीजेपी में शामिल होना मान लेते हैं। मतलब ये ट्रांसफर ऑफ लीडर्स इज नॉट ट्रांसफर ऑफ वोट्स, ट्रांसफर ऑफ वोटर्स। तो हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने को गुजरात के या पाटीदार समाज के जो लोग हैं वो किस तरह से लेते हैं वहां उनकी कम्युनिटी में या तो पाटीदार जो लीडरशिप है वो भी इस समय 2 फाड़ है, 3 फाड़ है। हार्दिक पटेल पाटीदारों के नेता अब रहे नहीं है, एक तरफा नेता नहीं रहे हैं। और न जिग्नेश मेवानी की जो इज्जत है वहां वो हार्दिक पटेल की है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जिग्नेश मेवानी को पकड़ने के लिए असम से किस तरह पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है। सुनीलम जी सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं नहीं, सुनाई दे रही है पूरी बात आपकी। सुनाई दे रही है? अच्छा, नहीं आपका चेहरा घुमा हुआ है 60 डिग्री पर, तो मैं समझा कि मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है आपको। 90 डिग्री पर कर लीजिए उसको। तो हम लोग कई बार व्यक्तियों के आने जाने को देश का आना जाना समझ लेते हैं या मतदाताओं का आना जाना समझ लेते हैं। वो स्थिति है नहीं। मैं समझता हूं कि हार्दिक पटेल के जाने में और गणेश घोगरा के जाने में बेसिक डिफरेंस ये है
कि हार्दिक पटेल के जाने को गुजरात में सीरियसली नहीं लिया गया। वो 2 महीने से 3 महीने से बीजेपी के साथ संपर्क में थे पूरी तरह, और बल्कि काफी पहले से थे, इसलिए उनको गुजरात में कांग्रेस में अहमियत मिलना बंद हो गई थी इसलिए। पर गणेश घोगरा का जाना, गहलोत के नजदीक के आदमी का जाना, डूंगरपुर का जाना, उदयपुर के नजदीक, जहां उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ उसके नजदीक के एक आदमी का जाना, वो राजस्थान के लिए ज्यादा और कांग्रेस के लिए ज्यादा धक्के की बात है बजाय हार्दिक पटेल।